सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग बहुत सारे रिजल्ट देख रहे हो, बहुत सारे मोटिवेशन देख रहे हो, बट अगर कभी आपने अभी तक अपना डिसीजन नहीं लिया है सीएसआर नेट एग्जाम के लिए तो जल्दी से जाकर इस डिसीजन को अभी फाइनल करें। चलो ठीक है, अब मिलते हैं आज के हमारे बहुत ही ऐसे एस्पिरिएंट से। देखते हैं आखिरकार उन्होंने किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और उनका बैकग्राउंड किस स्ट्रीम से था। मिलते हैं सौरभ से। वेलकम सौरभ, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। सौरभ, सबसे फर्स्टली कि आपके माइंड में सीएसआर नेट एग्जाम को देने का थिंकिंग कब आया? कब आपने डिसीजन लिया कि मुझे इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए? सर मैंने जब बीएससी पास आउट किया था तो तब मुझे और मेरे कुछ फ्रेंड्स को सर ने बुलाया था कि इसके बाद क्या करना है। तो मुझे पहले से ही रिसर्च लाइन पे जाने का बहुत इच्छा था, तो मैंने सर को बोला था कि सर अगर ऐसे मैं जाना चाहूँ, अगर रिसर्च लाइन में जाना चाहूँ तो मुझे क्या करना है। तब उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया था कि मास्टर्स के बाद एक सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता है, उसे क्रैक करना होगा, फिर पीएचडी करना होगा। तो तभी मैंने डिसीजन लिया था कि मैं पीएचडी के लिए जाऊंगा। अच्छा अच्छा। लेकिन तब भी मुझे इतना क्लियर कोई स्ट्रक्चर नहीं मालूम था कि कहाँ से जाना पड़ेगा और किस पाथ में मुझे चलना पड़ेगा। तो तभी उन्होंने ही मुझे बोला था कि आईएफएस नाम का एक ऐप है, तो वहां पे तो तब पहले वहां पे ऑफलाइन क्लासेस भी होती थी लॉकडाउन से पहले। लेकिन तब उन्होंने ऑफलाइन बोला तो कि अभी भी अभी होती है। लॉकडाउन के। हाँ, अभी तो सिर्फ पटना में और राजस्थान में होती है नहीं शायद। नहीं, अभी जोधपुर और पुणे में होती है आईएफएस हाँ, की। जोधपुर और पुणे में, सॉरी सॉरी, जोधपुर और पुणे में। तो मेरे लिए वहां पे जाना तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भी एक बैच है, तो तब मैंने सोचा कि पहले एक बार देखते हैं यूट्यूब से कि कैसा होगा, मैं कैपेबल हो या नहीं वहां से लेने के लिए। लेकिन वहां पे प्रांशु सर का, कैलाश सर का क्लासेस किया था मास्टर्स के दौरान। तो तब मुझे लगा कि जब मास्टर्स खत्म हो गया मेरा, तो मैंने सोचा कि अब मैं लाइव क्लासेस के लिए अप्लाई कर देता हूँ। तब मैंने लाइव क्लास ज्वाइन की थी। और तब से लेकर आज तक प्रांशु सर, कैलाश सर, योगेश बिश्नोई सर, राकेश सर, इन्होंने ऐसा पढ़ाया कि पूरे कॉन्सेप्ट को इतना सुंदर कर दिया कि मेरे लिए नेट बहुत ही, माने इन टॉपिक्स के लिए बहुत आसान हो गया था। आपका मास्टर्स किस सब्जेक्ट से था वैसे? मास्टर्स में जूलॉजी से ही था। अच्छा, जूलॉजी से था। तो जैसे हाँ। कोर बॉटनी वाले जो पार्ट होते हैं, डाइवर्सिटी, प्लांट फिजियोलॉजी, इसको कैसे किया फिर आपने, या किया ही नहीं? नहीं सर, प्लांट फिजियोलॉजी मैंने उतना नहीं किया था, लेकिन जो डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स के अंदर थोड़े बोटनी के पार्ट थे, वो राकेश सर ने कुछ कुछ कहा था कि इतना ज्यादा टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ हल्का फुल्का कुछ देख के जाने के लिए। तो वैसे ही जो ऊपर ऊपर से देखा था, उस जो प्लांट का पार्ट था, तो वहीं से ही किया था। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे फिर, जो कहा था हाँ सर ने? सर, कुछ कुछ आए थे, जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो वो हो गए थे वहीं से। और प्रैक्टिस वैसे मैंने वगैरह किस सोचा तरीके नहीं से, था कि। अपना शेड्यूल वगैरह किस तरीके से बनाते थे आप? बिकॉज क्योंकि आपका मास्टर्स तो कंप्लीट हो चुका था, हाँ हाँ। तो फिर तो आपका सर दिन दिन मैं भर का शेड्यूल क्या होता था? सर मैं तो पहले जब मैं सुबह पहला क्लास करता था, उसके बाद जब क्लास का गैप होता था तो दूसरे क्लास के लिए मैं दोपहर को ज्वाइन नहीं कर पाता था, तो इसीलिए मैं शाम को करता था। लेकिन उस टाइम में मैं सुबह का जो नोट्स है वो तैयार कर लिया था, और जो डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो सॉल्व कर देता। और उसके बाद जब शाम को आके फिर से पूरा एक बार रिवीजन करके नया जो चैप्टर था वो शुरू करने बैठता था। चलो बहुत तो बढ़िया। सर। और आपके नोट्स वगैरह आप कैसे बनाते थे? मतलब हार्ड कॉपी नोट्स बनाते थे, जैसे आपने सारी यूनिट्स के लिए अलग अलग कॉपी, अलग अलग रजिस्टर्स लिए थे, या सिर्फ नॉर्मली आप पीडीएफ से पढ़ना पसंद करते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं जो पीडीएफ तो था बहुत अच्छा था, लेकिन मैं क्लासेस के दौरान नोट्स लेना ज्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि उससे मुझे कोप अप करने में बाद में बहुत आसानी मिलती थी। तो मैं इसीलिए क्लास को सुनते सुनते ही जितना हो सके लेता था, और जो पार्ट बच जाए तो वो मैं पीडीएफ से ले लेता था। अच्छा अच्छा, आपने फिर मोस्ट ऑफ बाद में पीडीएफ से ही किया है। हाँ हाँ। ओके। हम्म। और क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस आप कैसे करते थे? सर जो बोलते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करने के लिए, तो वो तो मैं करता ही था। इसके बावजूद जो डेली प्रैक्टिस पेपर थे और जो वीकली टेस्ट होते थे, तो वो मैं देता था, तो उससे बहुत हेल्प मिला। अच्छा सौरभ, जैसे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स की, फॉर एज अ टीचर
मुझे पता है कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 मेरी बातों को समझ पाए, ये जरूरी नहीं। कुछ हाँ ऐसे बच्चे होंगे जिनको मेरी कोई बात समझ नहीं आती हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए ये पूछ रहा हूँ कि एज आप स्टूडेंट, आपको अगर किसी टीचर की कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था ऑनलाइन क्लास में, तब आप कैसे उस टीचर के साथ में टेकल, बिकॉज क्योंकि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते, बट आप फिर उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते थे? सर, जब कोई प्रॉब्लम होता था तो मैं पहले तो टीचर से लाइव तो मैं बोलता ही था कि ये प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज्यादा क्लियर कर देते थे। और अगर अब तब भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा था तो मैं क्या करता था, फिर से थोड़ी देर पहले से देखना शुरू करता था और बहुत स्लो देखता था मैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कौन कौन सी जगह मुझे पॉइंट आउट करना है। उसके बाद से मैंने देखा था कि जो सर पढ़ाते थे, कैलाश सर, प्रांशु सर, तो वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते थे। अगर कुछ नहीं हो रहा था तो उसके लिए कभी कभी यूट्यूब में एनिमेशन देख लेते थे, लेकिन उससे हो जाता था, ज्यादातर ही क्लास में ही हो जाता था। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने सौरभ, कि हम्म। एनिमेशन एनिमेशन होता क्या है ना, जितना विजुअलाइजेशन तरीके से आप देखते हो उतना ज्यादा याद होता है। और हाँ क्योंकि हाँ। एज सच हम सीएसआर नेट में बहुत ज्यादा डीप डाउन पढ़ते हैं, तो इतना ज्यादा डीप हम्म। डाउन समझने के लिए आपको उस लेवल का अंडरस्टैंड और विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो ये बात आपने बिल्कुल करेक्ट कही। हाँ और बाकी सब भी ध्यान रखें कि अगर कभी आप किसी कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं हमारे ऐप में, तो बिल्कुल इस चीज को अप्लाई करें, विजुअलाइजेशन जरूर करें, नॉट टू बी इमेजिनेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब मैं आपको एनिमेशन व्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट सौरभ, कि ऐसी कौन सी यूनिट थी आपके लिए जो कि आपको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, या ऐसा कुछ एज सच कि आपने उसको छोड़ ही दिया हो? छोड़ा नहीं था। यूनिट 13 को पढ़ने में मुझे दिक्कत से तो डर लगता था पहले, क्योंकि वो बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट थे। और मेरे मास्टर्स के दौरान भी मैंने उतना बायोफिजिक्स और जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स है उससे मैंने उतना ज्यादा नहीं पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा डर लगता था, ज्यादातर बायोस्टैटिस्टिक्स। लेकिन जब मैंने कैलाश से क्लासेस की तो मुझे करने में बहुत समय लगा। वो जो यूनिट थी वो मुझे करने में सबसे ज्यादा समय लगा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने वो कर लिया था, क्योंकि सर ने समझा दिया था कि क्यों करना है वो चीज, जो टी टेस्ट कर रहे हैं या फिर काई स्क्वायर टेस्ट कर रहे हैं, क्यों करना है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था तो वहां पे भी देखा जो वैसे ही ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि कोई मैथ सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने वहीं से धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट है वो लिया था। और वैसे भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी मुझे बहुत पसंद था, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत वीक थे, तो उसमें भी डर लगता था। लेकिन प्रांशु सर ने बहुत ही अच्छा वो डर हटा दिया था। बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा डर था। बायोकेमिस्ट्री में मैंने जस्ट लास्ट के कुछ पार्ट्स छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई हैव डन इनफ इन दैट बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज इट वाज क्वाइट टफ फॉर मी। लेकिन मैंने वो कर लिया था थोड़ा थोड़ा करके। और सर ने बोला था 8 टॉपिक करने के लिए, तो मैंने 8 की जगह शायद ही 7 टॉपिक किए थे, तो जिससे मेरा हो गया था। एलएस तक तो हो ही गया। अभी मैं मेरा नेक्स्ट गोल ही है कि दिसंबर में शायद जीआरएफ अचीव कर पाऊँ। सो सौरभ, आपको क्या लगता है कि इस बार जो आपका एलएस हुआ है और जेआरएफ से आप क्यों बच गए? आपको कुछ तो कुछ एनालिसिस आपने किया होगा। हाँ सर। हाँ सर, मैंने जब देखा था कि मेरा पार्ट बी और पार्ट सी तो सही जा रहा था, लेकिन पार्ट ए में मेरा बहुत ही कम हो गया है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट ए को ठीक करने की थोड़ी कोशिश करूँ। ओके सौरभ, सो मैं भी अपनी तरफ से गाइडेंस आपको ज़रूर देना चाहूँगा नेक्स्ट जेआरएफ के लिए, कि पार्ट ए अगर कभी देखा जाए तो इतना ज़्यादा मैंडेटरी हमारे लिए रैंक के लिए होता है, ऑब्वियसली बिल्कुल ज़रूरी है इसको हम्म। करना। बट एज अ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर एलएस से जेआरएफ तक का अगर रास्ता लेना है तो अपने को सबसे मेजरली पार्ट सी के ऊपर फोकस करना है। कि एक बार अगर आपने पार्ट सी के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख लिया, इसका मतलब आपने आराम से वो पेपर को सॉल्व कर लिया विथ बहुत ही अच्छी रैंक से। अगर आप जानते हो दादा साहेब सर आईएफएस के, हाँ हाँ। तो मैंने उनका रिजल्ट देखा था एक बार, उन्होंने ही मुझे अपना रिजल्ट दिखाया था। उनका पार्ट बी और पार्ट सी ही सिर्फ अटेम्प्ट था, पार्ट ए में उन्होंने 0 अटेम्प्ट किए थे, और उनकी रैंक ऐसा 7th रैंक है इस एग्जाम में। तो मतलब मैंने उन चीज उन उनसे ये चीज का एक्सपीरियंस लिया कि अगर हम पार्ट सी और पार्ट बी को ही बहुत ज्यादा अच्छे से करें तो हम
एज इट इज फर्स्ट रैंक तक भी आ सकते हैं, बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट तो हमारा पार्ट बी और पार्ट सी ही कवर करता है, इतने पार्ट ज्यादा सी स्टूडेंट वहां पर नंबर स्कोर नहीं कर पाते। तो मुझे जहां तक लगा कि पार्ट सी को अगर कभी हमें करना है तो सबसे अच्छा क्राइटेरिया है पीवाईक्यू की जो बुक है उसको एक बार नहीं मल्टीपल टाइम सॉल्व करें। जितनी बार आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतनी बार आप उसमें कुछ ना कुछ नया सोचेंगे, नया उसके अंदर ढूंढेंगे। पहली बार आपने किया, दूसरी बार जब आप करने जाओगे तो आपको ऐसा सामने ही आंसर दिख जाएगा, तो आपको लगेगा कि यार कर तो लिया है, अब तो याद ही हो गया आंसर, अब क्या ही इसको डबल डबल करना। बट नहीं, वही फेज होती है जहां पर बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो आपको उसके आगे करते ही रहना है उसको। जितनी बार आप पढ़ोगे, आप उस पीवाईक्यू से उसकी लैंग्वेज पढ़ रहे हो सीएसआर की, दूसरी बात कि आप पैटर्न पढ़ रहे हो। एज सच ऐसा ही पैटर्न आगे रिपीट होता है, नॉट टू बी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता बट पैटर्न जरूर रिपीट होता है। तो मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा। देन नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे विथ जेआरएफ, और वो भी यस सर, ऑल इंडिया रैंक 1 डिजिट। ठीक है, ओके सौरभ। यस सर, ओके हाँ ओके, सर, सो थैंक यू सौरभ एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू बहुत सर। अच्छी बात है कि आपका एलएस निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। सच थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, नेक्स्ट टाइम दिसंबर जेआरएफ जरूर होगा। हाँ सर, हाँ, ओके, एकदम, थैंक यू। थैंक यू सर।